सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बस की यात्रा। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 दोस्त हैं, 5 मित्र हैं जो कहाँ जा रहे हैं, पन्ना से जा रहे हैं। तो पन्ना से इसी कंपनी की बस में सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। और सुबह उन्हें घर भी पहुंचना था और उनमें से 2 लोगों को वापस कहाँ आना था, काम के लिए हाजिर होना था। इसलिए उन्हें और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, उन्हें इसी बस में जाना पड़ रहा था। और लोग कहते थे कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा वो इस बस में सफर नहीं करेगा। अब उन्हें नहीं पता था कि क्या रास्ते में डाकू मिल जाते हैं या अब सवाल क्या उठता है कि इस बस में क्यों नहीं सफर कर सकते, क्योंकि ये बस जहां से जाती है क्या वहां पे डाकू मिल जाते हैं? नहीं, ये बस ही क्या है, डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों उसके अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो जब उन्होंने बस को देखा तो उन्हें पता चला कि ये जो बस है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, यानी कि बस बहुत ही ज्यादा पुरानी है। सदियों से अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी कि बहुत सारे अनुभव के निशान थे और बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। तब उन्हें समझ में आ गया था कि ये जो बस है, इसलिए इसमें कोई सफर नहीं करना चाहता है। ये बस किसके योग्य है? पूजा के योग्य है, यानी कि इस बस की तो पूजा करनी चाहिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने उन दोस्तों ने उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है? तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ जी, क्यों नहीं चलती। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, कितनी पुरानी बस चल कैसे सकती है, ये खुद ही चलती है या इसे चलानी पड़ती है? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो लोग हैरान हो गए थे कि इतनी पुरानी बस कैसे अपने आप चल सकती है। तो लोग वहां पे डर रहे थे। तो जो उनका एक डॉक्टर मित्र था, उन्होंने क्या कहा कि डरो मत, ये बहुत ही अनुभवी बस है, यानी कि बहुत समय से चलती आ रही है। तो अगर कोई नई नवेली बस होगी तो उससे ज्यादा तो ये अच्छी बस है, क्योंकि ये बहुत समय से चलती आ रही है। तो हमें इसको क्या समझना चाहिए, माँ जैसा समझना चाहिए, और इसके सामने बेटों जैसी तरह हमें इसे गोद पर बैठना चाहिए। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो जो भी लोग उनको छोड़ने आए थे वो उनको इस नजर से देख रहे थे, उनकी नजरों में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंतिम विदा देने के लिए आए हैं, क्योंकि ऐसा उनकी बातों से लग रहा था जैसे आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है इस दुनिया में वो जाएगा भी। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो फकीर हो, तो हर इंसान को तो इस दुनिया से जाना ही है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। फिर जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो इंजन स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही इंजन स्टार्ट हो गया तो पूरी बस वो हिलने लग गई। तो उनको ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो इंजन के ऊपर ही बैठे हुए हैं। और जो उस बस के जो कांच थे, शीशे थे, वो बहुत सारे तो टूट चुके थे और जो बचे हुए थे उनसे उनको बचना था, क्योंकि डर लग रहा था कि वो इंजन
जिस तरह से हिल रहा था और बस जिस तरीके से हिल रही थी, तो डर लग रहा था कि वो कांच भी कहीं टूट ना जाए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी से आगी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो जैसे ही बस चलना शुरू हुई तो उनको ऐसा लगा कि जो ये बस है वो कितनी पुरानी है, गांधी जी के जमाने की पुरानी है। ऐसा लग रहा था कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को सहयोग दे रहा है, इस प्रकार से ये बस टिकी हुई है। और ऐसा लग रहा था सीट पर बैठकर कि वो जो सीट है वो हमारे ऊपर बैठी हुई है, हम सीट के ऊपर नहीं बैठे हुए हैं। तो वो बस थी, उसका बहुत ही बुरा हालत हो रखा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब एकाएक जो बस थी वो रुक गई, क्योंकि पता चला था कि जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद है, तो इस वजह से जो पेट्रोल है वो बाहर निकल रहा था। तो ड्राइवर ने क्या किया, उस छेद में नली को घुसाया और पेट्रोल को बाल्टी में भर लिया और उसे अपने बगल में रख लिया। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे अब माँ जो है वो बच्चे को दूध पिलाती है, वैसे ही अब इस बस के मुंह पे भी दूध की बोतल डाली जाएगी और उसके अंदर पेट्रोल डाला जाएगा, तब जाके ये बस चलेगी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो उन्हें अब बस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्हें डर लग रहा था कि बस का ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। लेकिन जो बाहर का दृश्य था, प्रकृति का दृश्य, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। दोनों तरफ क्या थे, पेड़ ही पेड़ थे। तो लेकिन जो पेड़ थे वो उनके दुश्मन लग रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बार भी अगर किसी भी पेड़ से बस टकरा गई तो वो तो खराब ही हो जाएगी, वो टूट ही जाएगी। तो इसलिए उनको लग रहा था कि पेड़ से बच के चलना है। तो एक पेड़ से वो लोग बचते थे तो दूसरे पेड़ का इंतजार करते थे। और जब उन्हें झील दिखती थी, पानी दिखता था, तो उनको ऐसा लगता था कि अब ये जो बस है इसमें गोता लगाने वाली है, यानी कि इसमें तैरने वाली है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो फिर से बस जो है वो रुक जाती है। तो ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें लगाई, लेकिन जो बस है वो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका था। अब कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो क्या कह रहे थे कि बस तो बहुत फर्स्ट क्लास है, लेकिन आज इत्तेफाक से ये जो बस है वो चल नहीं रही है, लेकिन बाकी समय वो अच्छे से चलती थी। क्षणिक चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानी हमें ग्लानी हो रही थी। बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो बहुत ही सुंदर चांदनी की रात थी और जो बस थी वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वृद्धा थक कर पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। तो वो यही सोच रहे थे कि अगर ये बस आज खराब हो गई, इसका अंतिम दिन हुआ, ये शुरू नहीं हुई, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम कैसे हैं, कितने बुरे इंसान हैं, हम इसके ऊपर लद कर जा रहे हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। अब धीरे धीरे फिर से बस उन्होंने चलाना शुरू किया। अब जो उसकी चाल थी वो और ज्यादा क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि बस की हालत किस प्रकार से है। बहुत पुरानी बस है।
धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो धीरे धीरे जो वृद्धा की आंखें, यानी कि जो बस की आंखें हैं, बस की जो लाइटें हैं, वो कमजोर होती जा रही थी। अब उसे धीरे धीरे दिखना बंद हो रहा था। तो जो भी गाड़ी उसके पीछे होती थी वो यही सोचती थी, साइड में जाके खड़ी हो जाती थी, वही सोचती थी कि तुम निकल जाओ बेटी, यानी कि दूसरी गाड़ी को वो निकलने देती थी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। तो एक पुलिया पर पहुंचते ही क्या हुआ कि उसका जो टायर है वो फिस करके बैठ गया, यानी कि उसका टायर का हवा निकल गया था। वो बहुत जोर से हिलने लगी और फिर थम गई। अगर स्पीड में होती, अब वो तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी बस, अगर वो बस स्पीड में चलती और इस प्रकार का हादसा तब होता, टायर तब पंचर हो जाता, तो वो कहीं गिर जाती नाले पर जाके। तो जो व्यक्ति है, यानी कि जो लेखक है, तो वो क्या करता है, कंपनी के हिस्सेदार की तरफ उस समय देखता है। उसे बहुत ज्यादा दया भाव देखने को मिलता है। उसे लगता है कि इसको पता है कि इस बस का जो टायर है वो खराब है, इसकी हवा निकल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अपनी जान हथेली पर रखकर वो इसी बस में सफर कर रहा है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। तो वो क्या सोचते हैं कि इस आदमी को तो कहाँ होना चाहिए, किसी क्रांतिकारी आंदोलन में होना चाहिए जो इतने बुरे परिस्थिति में भी चल रहा है। क्योंकि अगर उस वो बस गिर जाती और वहां के सभी लोग गिर जाते तो क्या होता कि जो देवता हैं वो बाहें पसारे वहां पर खड़े हुए होते हैं और हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, और वो यही कहते हैं कि देखो वो महान आदमी आ रहा है जिसके एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मतलब उसने टायर नहीं बदला लेकिन अपने प्राण गंवाने निश्चित समझे। उसने सही समझा कि मैं प्राण गंवा दूंगा लेकिन इसका टायर नहीं बदलूंगा। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारा बेताबी तनाव खत्म हो गए। इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब धीरे धीरे उन्होंने कोई दूसरा घिसा हुआ टायर उसमें लगा दिया था और उन्हें सोच लिया था कि अब हम वक्त पे तो पन्ना कभी भी नहीं पहुंच सकते। पन्ना छोड़ो, हम अब कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि उस बस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो बच्चों, इस अध्याय में जो हरिशंकर प्रसाई है उन्होंने अपने ही किसी यात्रा के बारे में बताया है। जब वो पन्ना जा रहे थे तो किस प्रकार से वो इस बस में बैठे हुए थे और उनकी हालत क्या हो रखी थी और बस की हालत क्या थी, तो किस प्रकार से वो वहां से निकले, उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, वो सारी बातें उन्होंने इस अध्याय में बताई है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।